अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे जजेस के दरमियान होने वाली खुफिया मुलाकातों की खबरें आ रही हैं, इन खबरों में क्या हकीकत है, और दूसरा ये कि अगर कोई इस तरह की खुफिया मुलाकातें हो रही हैं तो ये जजेस में क्या खिचड़ी पक रही है, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान ने कल एक बड़ा अहम इशारा दिया है। वो ये कहते हैं असूली तौर के ऊपर उनका इत्तफाक है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के हवाले से। इसके ऊपर मजीद बातचीत हो सकती है, उसकी निटिग्रिटीज के हवाले से। मौलाना फजल रहमान की लीगल टीम क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से काम कर रही है, और जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी तरफ से क्या इसके ऊपर काम हो रहा है, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे हुकूमत एक मिनी बजट लाने की तैयारी कर रही है, जिससे अवाम के ऊपर एक बार फिर टैक्सों का जो बोझ है वो पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो महंगाई का तूफान है वो एक नया तूफान दोबारा से खड़ा होगा। इस पे तफसीलन बात करेंगे कि हुकूमत क्या मिनी बजट में लाने जा रही है और क्यों लाने जा रही है। और चौथे नंबर पे बात करेंगे पीटीआई के जलसा, लाहौर में होने वाले जलसा, क्या पीटीआई इसमें भी जो रावलपिंडी में इस्लामाबाद में जलसा हुआ था उसी तरह का कोई जुबान इस्तेमाल करने जा रही है, और ये जो 43 नुकात दिए गए थे 43 उसके ऊपर क्या अमल दरामद होगा या नहीं होगा, इस पे भी तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जजेस के हवाले से। ये आपने देखा कल पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इसके हवाले से एक जो शोशा छोड़ा गया, खासतौर के ऊपर कल जब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, जिसमें 4 तरामीम की गई हैं। पहले नंबर पे तो यही कि जज जो 3 रुकनी कमेटी है जजेस की, जो कि बेंच कॉन्स्टिट्यूशन का या आर्टिकल 184(3) के हवाले से फैसला करती है, उसके हवाले से कि अगर कोई जज एब्सेंट होता है तो चीफ जस्टिस अपनी उसके सवाबदीद के ऊपर कोई जज मुंतखब कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का इस कमेटी के लिए। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का के ऑर्डिनेंस के तहत ही एक कमेटी का इजलास बुलाया, क्योंकि उन्होंने जो नेक्स्ट वीक के लिए बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और रोस्टर जारी करने के लिए, लेकिन उसके लिए जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो इस जो इजलास था या मीटिंग जो बुलाई गई थी उसमें नहीं आ सके, तो इसलिए उसको पोस्टपोन करना पड़ा। मेरी इतलात के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह हैं भी इधर ही इस्लामाबाद में ही हैं, लेकिन वो जानबूझ के नहीं है या कोई उनका कोई जेन्युइन काम था। बहरहाल वो इस्लामाबाद में होते हुए उन्होंने इस कमेटी का जो मीटिंग थी वो उसमें नहीं आए। जो इसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, उन्होंने तीसरे जो रुकन जस्टिस अमीनुद्दीन खान को साथ उन्होंने नॉमिनेट किया है इस कमेटी के तीसरे रुकन के तौर के ऊपर। जस्टिस मुनीब अख्तर का जो नाम है उसके ऊपर कांटा लग गया है। तो ये अब 3 रुकनी कमेटी जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से करेगी, जो तमाम अहम जो आगे मामलात आने वाले हैं, ख़ासतौर के ऊपर 2-3 मुकदमात बड़े अहम हैं। इसमें जो पहले नंबर के ऊपर बड़ी अहमियत का हामिल है और काफ़ी अरसे से उसको नहीं सुना जा रहा, वो है आर्टिकल 63A का, जो पंजाब असम्बली की उसके डिसॉल्व करने के हवाले से 3 रुकनी बेंच ने किया था, जिसकी जो जजमेंट थी जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखी थी, और एक तरह से उन्होंने आइन ही रीराइट कर दिया था आर्टिकल 63A के तहत कि अगर कोई जो अपनी पार्टी की उसकी मर्जी के खिलाफ कोई वोट देता है तो उसमें यह था कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती थी, लेकिन उसका वोट काउंट होता था। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर और जो उस टाइम जो 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने ये फैसला दिया था कि उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। यही वो वजह थी कि ये अब हुकूमत को जो नई आइनी तरमीम आनी थी उसमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ख़ासतौर के ऊपर जो आज़ाद अरकान जिन्होंने पीटीआई का एफिडेविट जमा नहीं कराया था सर्टिफिकेट, वो वोट कर सकते थे आइनी तरमीम के लिए, लेकिन ये क्योंकि जो अभी तक ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर की जजमेंट है वो उसका वो लागू होती है, इस वजह से उनके जो वोट के हवाले से ये खदशा था कि एक तो उनका वोट काउंट नहीं होगा, दूसरा उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो उसके रिव्यू के हवाले से ये जो 63A वाली थी वो पिटीशन अभी फिक्स होना है बेंच के लिए, उसकी समाअत। जो दूसरा है ये जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से रिव्यू दायर है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत ही, ये उस कानून में था कि 14 दिनों के अंदर अंदर इस पिटीशन को फिक्स करना होता है रिव्यू की। ये इन्होंने जब पहली दफ़ा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने टेकअप करने की कोशिश की थी तो उस टाइम तमाम जो 8 रुकनी जजेस थे उन्होंने कहा था वो छुट्टियों पे जा रहे हैं, वो नहीं सुन सकते।
तो ये मामला पेंडिंग है, अभी तक 2 महीने से ऊपर हो गया है, वो केस नहीं सुना जा रहा। तो उसकी जो बेंच के हवाले से ये फैसला हो सकता है, ये 63 वाला और ये जो रिव्यू थी इसकी मखसूस नशिस्तों वाली, ये 2 अहम केसेस हैं जिनकी वो समाअत के लिए जो बेंच बनाए जा सकते हैं। तो ये बड़ी अहमियत के हामिल केसेस थे, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर क्योंकि पहले छुट्टियों पे थे, इस वजह से वो कमेटी की मीटिंग ही नहीं हो रही थी कि नए बेंच बनाए जा सकें। अब जो ये 3 रुकनी बेंच है, उम्मीद तो यही है कि अगले हफ्ते से ये जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस कमेटी की मीटिंग अटेंड करके जो भी बेंच कंस्टिट्यूट करना है उसके हवाले से कोई फैसला हो जाएगा। और बड़ी अहम अगले हफ्ते से केसेस की समाअत शुरू होने जा रही है, ख़ास तौर के ऊपर वही 63A वाला और ये जो रिव्यू वाला है मखसूस नशिस्तों वाला, इन दोनों के ऊपर। हालांकि अभी तक मखसूस नशिस्तों के ऊपर ये जजेस ने जो डिटेल जजमेंट है वो भी नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये किसी न किसी इसको किनारे लगाना है। तो शायद अगले हफ्ते से बड़े अहम इस हवाले से फैसले अदलिया के हवाले से हो सकते हैं। एक तरफ तो ये हो रहा है जो ओपनली हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी तरफ है कुछ खुफिया मुलाकातों की भी कल से खबरें सोशल मीडिया के ऊपर आई कि माइनस चीफ जस्टिस कुछ जजेस की मुलाकात हुई। एक साइड के जो कुछ सहाफ़ी हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया, तो इस हवाले से मैंने भी फिर मुख्तलिफ अपने जो ज़राए हैं उनसे पूछने की कोशिश की और फिर जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं सहाफ़ी उनसे भी बात की। वो यही बताते हैं कि जो कल एक मुलाकात हुई है जजेस की, लेकिन 4 जजेस की मुलाकात जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो कि पहले सिंध हाई कोर्ट से यहाँ पे आए थे, उनके घर कोई खाना था, तो उधर एक मुलाकात हुई है गैर रस्मी सी। और ये ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड किस्म की मुलाकात थी या किसी के खिलाफ थी। आपको मैं ज़रा बताता चलूँ कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ये आपस में इनकी रिश्तेदारी भी है, शायद ये आपस में समधी हैं, तो ये एक दूसरे से इस तरह भी मुलाकातें होती रहती हैं। जब ये इसका 12 जुलाई का फैसला था तो उससे पहले भी मैंने इस हवाले से रिपोर्ट किया था कि ये दोनों जजेस जो हैं जिस तरफ भी इनका फैसला होगा दोनों एक ही साइड पे जाएंगे, क्योंकि एक तो इनके आपस में रिश्तेदारी और दूसरा दोनों एक ही हाई कोर्ट से आए हुए और फिर साथ इनके आपस में आइडियालॉजी या नज़रियात मिलते जुलते हैं। तो इस हवाले से ये कल कोई जो मुलाकात के मैंने जो सुनगुन ली है तो वो उसमें वही जस्टिस हसन अजहर रिजवी और मोहम्मद अली मजहर और 1-2 और जजेस थे जिन्होंने अब कोई मुलाकात किया, लेकिन ये एक गैर रस्मी और टोटली जो है वो एक ज़ाती नोयत की मुलाकात थी। कोई जजेस के हवाले से कोई इस तरह का वो नहीं है। ताहम ये हो सकता है कि ये जो दूसरी साइड है, अब ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है उसके बाद कोई ना कोई वो अपनी तरफ से उनका कोई जवाब आएगा। अब वो क्या आता है वो अगले हफ्ते तक कोई एक्सपेक्टेड है कि शायद कोई इस तरह का जिस तरह वजाहत आई थी उस तरह का कोई ख़त आ सकता है या उस तरह का कोई भी इस तरह नोटिफिकेशन इनकी तरफ से आ सकता है। लेकिन बहरहाल सुनगुन यही है कि ये खामोशी से नहीं बैठेंगे, वो कोई ना कोई उनकी तरफ से रिएक्शन आएगा। बहरहाल इस पे मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने कल बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुल्तान में। उन्होंने जो हुकूमत के हवाले से तो जो बताया, जो आइनी तरमीम के हवाले से कि उनको जो दिया गया था, जो आइनी तरमीम का ड्राफ्ट था वो उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही ऐसी थी कि जिनका उनको ना सिर्फ सख्त एतराज़ है बल्कि वो किसी सूरत भी जमहूरी हुकूमत के लिए वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक चीज़ उन्होंने एक पॉजिटिव जिसकी तरफ वो अंदिया दिया, वो ये कहते हैं कि उनका जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसके तहत इस बात के ऊपर इत्तफाक है, असूली तौर के ऊपर इत्तफाक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। ताहम ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हैयत क्या होगी, उसके जो पावर्स हैं और अख्तियारात हैं वो क्या होंगे, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है और नेगोशिएशन के ज़रिए कोई मुत्तफ़िका तौर के ऊपर कोई लाहे अमल अख्तियार किया जा सकता है। जो मेरी इतलात हैं इस हवाले से, मैंने जो मौलाना फजलुर रहमान के एक लीगल टीम के रुकन से भी बात की, वो ये कह रहे हैं कि इस हवाले से वो अपने तौर के ऊपर एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जो कि ये जो हुकूमती इत्तेहाद है, क्योंकि इतलात यही है कि जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है और ख़ास तौर के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बिलावल भुट्टो जरदारी को दे दी है कि वो मौलाना को भी
मनाएं और उसके साथ साथ जो एक मुत्तफ़िक़ा तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए इनका जो इत्तफ़ाक़ राय वो पैदा करें। तो उस पर मौलाना फजलुर रहमान की जो लीगल टीम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से उनका मेन फोकस है और उसी के ऊपर ज़्यादा वो कर रहे हैं। बाकी जो आर्टिकल 8 में जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से या बाकी इस तरह की कुछ जो काबिल एतराज़ बातें थी जो कि मौलाना फजलुर रहमान ने पहले ही देखते हुए रिजेक्ट कर दी थी और ख़ास तौर के ऊपर जो पर्सन स्पेसिफिक जो एक्सटेंशन के हवाले से वो भी उनकी तरफ से टोटली रिजेक्ट कर दी गई थी। तो ये चीज़ें उसको निकाल के जो मेरी इतलात हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और कुछ इस तरह की जो तरमीम के हवाले से वो इनकी तरफ से मुसव्वदा इख्तियार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसके हवाले से जो मेरी इतलात हैं कि ये शायद एक पॉजिटिव पेशरफ्त सामने आएगी और इसके साथ साथ जो दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी मैंने पहले ये वो बताया था आपको कि पहले जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं या वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार वो अमेरिका जाएंगे UNGA का जो सेशन है उसको अटेंड करने के हवाले से, लेकिन अब ये खबर आई है कि वो नहीं जा रहे। एक तो जो SCO है शंघाई जो कॉन्फ्रेंस है ऑर्गेनाइजेशन वो उसके इंतजामात के हवाले से और दूसरा ये इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत और आइनी तरमीम के हवाले से भी ये सारा कोऑर्डिनेट करेंगे इसहाक़ डार मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो वो इसलिए अमेरिका नहीं जा रहे। तो ये जो मेरी इतलात हैं कि आने वाले दिनों में जब ये शहबाज शरीफ वापस आ जाएंगे अमेरिका से तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दोबारा से हुकूमत कोई आइनी तरमीम के लिए इस तरह इत्तफ़ाक़ राय से कोई ना कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो पेश कर सकते हैं और इस दफ़ा होमवर्क के साथ ही ये किया जाएगा। बहरहाल इस पर मज़ीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं हुकूमत की तरफ से एक मिनी बजट के हवाले से जो है वो खबरें आ रही हैं। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन पहले भी एक इजलास किया था, फिर कल दोबारा किया FBR के अंदर इस्लाहात लाने के हवाले से और उसके जो है वो मॉडर्नाइज करने की और जदीद उसमें तरीक़ाकार राइज करने के हवाले से उन्होंने किया और साथ ही ये कि ऑडिट भी उनका जो एक इसमें वो कराया जाएगा FBR के हवाले से और साथ जो एक जो मेरी इतलात के मुताबिक हुकूमत एक बड़ा अहम फैसला जो ख़ास तौर के ऊपर वो मिनी बजट लाने के हवाले से जो सुनने में आ रहा है। इस पे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने ये जो आइडिया था मिनी बजट वाला वो रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब इतलात यही आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर को बताया गया है ख़ास तौर के ऊपर जो IMF को इन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई है जो एक्सक्यूज मी जो बजट का जो रेवेन्यू जो टारगेट सेट किया गया था वो अगर मिस किया जाता है तो IMF को, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है जो भी जो इस फिस्कल ईयर के लिए 2024-25 के लिए अभी पिछले महीने 100 अरब रुपए का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल था, इस महीने जो एक्सपेक्टेड है 150 बिलियन रुपीस का वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। तो 2 महीनों में 250 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। ये हर महीने अगर इस तरह जो शॉर्टफॉल इनका जो टारगेट से वो होता गया तो उससे हुकूमत के लिए ख़ास तौर के ऊपर IMF के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और उसके साथ साथ ओवरऑल जो आपके जो बजट के एस्टिमेट्स हैं वो भी सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। PSDP का जो इन्होंने बजट इतना वो किया है, पहले हमेशा यही होता है हुकूमतें के जो भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा होता है तो उसमें PSDP में कट लगा के कुछ ना कुछ उसकी वो कमी पूरी कर दी जाती है या फिर उसके साथ साथ जो बोरोइंग है चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल जो बैंक से लोन वगैरह हो वो उसके थ्रू पूरा किया जाता है। लेकिन ये कंटिन्यूसली अगर इस तरह टारगेट मिस होगा तो वो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस होता है। यही वो वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये कहा गया है कि वो अब इसका मिनी बजट ही सोल्यूशन है और मिनी बजट के लिए 2 चीज़ें विद होल्डिंग टैक्स का और GST का शायद रेट बढ़ाने के हवाले से कोई प्रपोजल आ रहा है, इससे जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी अहम बात जो FBR की जो रेवेन्यू के लिए वो की जा रही है वो हुकूमत की तरफ से ये एक प्रपोजल है कि जो टैक्स पेयर्स हैं जो कि अपनी जो रिटर्न्स हैं वो फाइल नहीं कर रहे, तो टैक्स पेयर्स के लिए और उनके लिए ये शराइत रखी जाएंगी कि वो कोई प्रॉपर्टी अब नहीं खरीद सकेंगे अगर जो
जो फाइलर्स नहीं होंगे। और उसके साथ साथ जो दूसरा अहम एक जो इकदाम उठाने जा रही है हुकूमत के, आप बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा सकेंगे अगर आप नॉन फाइलर हैं। तो इस हवाले से शायद वज़ीर आज़म कोई गो अहेड दे देंगे, लेकिन इसके लिए भी कोई ना कोई लेजिस्लेशन या कोई कानून में जो अमेंडमेंट है वो करानी पड़ेगी। लेकिन ये आने वाले दिनों में इस तरह के सख्त इक़दाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हुकूमत जो IMF का अभी तो फ़िलहाल शायद ये 25 सितंबर को जो चल रहा है, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है, उसमें अप्रूवल हो जाए। लेकिन क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के ये जो फर्स्ट क्वार्टर है जुलाई से लेके सितंबर तक, उसके जो फिगर्स हैं वो पब्लिश नहीं हो सकेंगे, तो इस वजह से वो IMF से इस क्वार्टर के हवाले से तो वो कुछ ना कुछ वो बचत हो सकती है। लेकिन जो आपको बाई एनुअली या क्वार्टरली भी IMF के साथ ये तमाम तर जो डाटा है वो शेयर करना होता है, जो रेवेन्यू के हवाले से टारगेट्स हैं या बाकी जितने भी टारगेट्स सेट किए गए हैं, अगर वो नहीं होता तो फिर जो नेक्स्ट आपकी इंस्टॉलमेंट या ट्रांश होगी वो उसके लिए पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो यही वो वजह है कि हुकूमत शायद मिनी बजट के हवाले से कोई सोच विचार कर रही है। गो के हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये भी एक बड़ी सुबकी होती है हुकूमत के लिए, मिनी बजट वाला जो एक मामला होता है। बहरहाल इस पे मजीद जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं PTI के जलसे के हवाले से। ये आज लाहौर में जलसा है। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि शायद इनको जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी, लेकिन हमने ये देखा है कि अदलिया की तरफ से आउट ऑफ द वे जाके हमेशा PTI को फैसिलिटेट किया जाता है जलसों के हवाले से। गो के जो इस्लामाबाद के जलसे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इनको जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी और अदलिया की तरफ से भी सरजनिश होगी, जिसने तमाम तर हुकूमत के ऊपर दबाव डाल के जलसा इनको करने की इजाज़त दिलवाई थी। तो उसके बावजूद फिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी यही किया गया। इसमें कोई शक नहीं, जो सियासी जमातें होती हैं उनको जलसे जुलूस की और ये इस तरह के पुरअमन जो एहतजाज भी होता है तो उसको की इजाज़त होती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ शराइत होती हैं। और इस दफ़ा जो PTI के साथ शराइत रखी गई हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं, 43 के करीब 43 जो शराइत रखी गई हैं, इसमें जो पहली 5-10 हैं वो तो बहुत ही यूँ समझा जाए कि बहुत ही सख्त किस्म की शराइत हैं। और जो सर फहरिस्त उसमें मैं समझता हूँ वो अली अमीन गंडापुर पब्लिकली ये जलसे में जाके ये अपना जो उन्होंने इस्लामाबाद जलसे में जो भी अल्फाज और जो भी जो इस्तेमाल किया था तकरीर में बयानात दिए थे, उसके ऊपर पब्लिकली वो माफ़ी मांगेंगे। और उसके साथ साथ जो मेरी इतलात हैं कि PTI की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई है कि इस जलसे में, लाहौर वाले जलसे में वो ना ही अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, ना ही वो सख्त बयानात दिए जाएंगे जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस तरह इस्लामाबाद में वो किए गए थे। और अली अमीन गंडापुर को भी समझा दिया गया है, इवन जो PTI की अपनी लीडरशिप है उनकी तरफ से भी, और वैसे भी इनको जो इस्टेब्लिशमेंट या बाकी जो दीगर हुकूमती वो हैं अकाबरीन हैं उनकी तरफ से भी समझा दिया गया है कि ज़्यादा देर तक ये इस तरह अगर वो रियासत मुखालिफ इस तरह बयानात देते रहेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस हवाले से एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जो आज का जलसा होगा वो उसमें जिस तरह इस्लामाबाद के जलसे में सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई थी, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया गया था, वो नहीं होगा। अब दूसरा इसमें जो अहम सवाल है कि क्या PTI का जलसा ये लाहौर वाला उतना ही कामयाब होगा जैसे इमरान खान की मौजूदगी में होता था। तो ये मैं नहीं समझता कि वो उस तरह आब आवाम निकलती है। एक तो रीज़न वही है कि माइनस इमरान खान लोगों में वो जलसे में अट्रैक्शन नहीं होती, और दूसरा जो सबसे अहम जो रीज़न है जिस जगह के ऊपर ये जलसे की इजाज़त दी गई है, मैं आज भी वो मीडिया पे देख रहा था कि वो जो कहना जो लाहौर का सबसे गंदी तरीन जगह है जहाँ पे ये दिया गया है, ना वहाँ पे कोई इंतज़ामात हैं और ना ही कोई इस तरह का जो जगह वहाँ पे एंट्रेंस जो है वो भी बड़ी मुश्किल तरीन उसकी जगह के ऊपर है। तो इस वजह से वो मैं नहीं समझता कि जो अवाम है या लोग हैं जलसे में होंगे जिस तरह इमरान खान के जलसे में होते थे। फिर दूसरा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर भी कोई बड़ा जुलूस लेके लाहौर पहुंचेंगे, तो वो भी जो 2:30 बजे कोई इस्लामाबाद के करीब से गुजरे तो उनके 15-20 गाड़ियां वही थी जो उनकी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की थी। तो इतना बड़ा कोई जुलूस अभी तक KP का जो अली अमीन गंडापुर ने लेकर जाना था वो तो नहीं लेके गए। अब अपने तौर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा से कितना बड़ा जुलूस जाता है ये तो टाइम बताएगा, और शाम को फिर जब ये जलसा ख़त्म होगा तो इसके हवाले से फिर मैं दोबारा बात करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।